अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पे थे, जहां पर उनकी सूबाई और कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है और ख़ास उनकी मुलाकात आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से भी हुई है। ये 1-on-1 मुलाकात थी, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है उनसे कि आप बेखौफ होकर काम जारी रखें। ये वही एतमाद का इजहार है जो इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार पर करते आए हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि कई मरतबा ये खबर सामने आई है, कई मरतबा ये तज्ज़िये सामने आए हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें उठी हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार अपनी पोजीशन पर बरकरार हैं और हर मरतबा, हर तज्ज़िये, हर खबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं उस पर इमरान खान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आ जाता है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। एक मौके पे ये भी कहा था कि जब तक हमारी हुकूमत रहेगी, जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, तब तक उस्मान बुज़दार रहेंगे। तो हम सवाल ये कर रहे थे कि माजी में तो जितने भी ये दावे हैं या खबर हैं वो गलत साबित हुई हैं, लेकिन क्या इस मरतबा भी ऐसा होगा या इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहन बना लिया है कि अगर पंजाब में कारकर्दगी को बेहतर करना है तो उस्मान बुज़दार को तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कहा है कि आप बेखौफ होकर अपना काम जारी रखें। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से और इसके बाद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। रईस अंसारी साहब, पहले आज की ज़रा खबर बता दें, जो मुलाकात हुई है, क्या दोबारा उसी कॉन्फिडेंस, उसी एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर जो वो माजी में भी करते आए हैं? शहजाद साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बात समझने की है कि हर 3-4 माह बाद उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की एक अफवाह निकल आती है कि वो अब जा रहे हैं, हाँ। वो कल जा रहे हैं, वो शाम को जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले भी इमरान खान उन पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हो या कोई और हो, ये सूबे का चीफ मिनिस्टर है, ये ज़िले का डिप्टी कमिश्नर नहीं है कि उसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हटा दिया जाएगा। ये आइनी ओहदा है, इसको हटाने के आइनी तरीका है। लेकिन और जो उस्मान बुज़दार अगर इनको हटाना पड़ा, वो इस किस्म के वो लॉयल हैं इमरान खान के। अगर इमरान खान कहेंगे तो वो 1 मिनट में स्टेप डाउन कर जाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका ये, अगर उस बुज़दार ना माने तो आप पंजाब असम्बली से उसको अदम एतमाद किया जाए। तो पार्टी का लीडर अदम एतमाद तो नहीं कर सकता अपने उसके ऊपर, इसलिए उस्मान बुज़दार जो है वो इस वक्त कायम हैं। और आज जो इमरान खान लाहौर आए हैं, इमरान खान के लाहौर आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उस्मान बुज़दार पे एतमाद का इजहार करना। जो इमरान खान ने आज लाहौर में मीटिंग्स की हैं वो एक रूटीन की मीटिंग्स हैं, वो ये आम मीटिंग्स थी, ये इस्लामाबाद में बैठ के कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले उनसे कहा कि आप बेखौफ होकर काम करें, मैं आपके साथ हूँ, खड़ा है। लेकिन फिर भी जो आपने अभी बात की, तहरीक इंसाफ के अंदर से चीज़ें उठाती हैं कि नए नए नाम आते हैं। पिछले दिनों मैंने कॉलम पढ़ा कि जी उसको तब्दील किया जा रहा है, फ़लाँ राजा यासर हमायूं आ गया है, जुल्फ़ी बुखारी के कज़न यावर बुखारी का नाम आ गया है। ये ऐसी अभी इस किस्म की कोई बात भी नहीं है। अच्छा, और दूसरी एक अहम बात, जहाँ तक बात रही अंसारी साहब के खबर क्या है कि क्या इमरान खान साहब मुतमईन है उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से, या मसला ये है कि अगर उनको तब्दील करते हैं तो मुतबादिल कौन होगा? इत्तेहादियों को भी खुश रखना है, अपनी सफ़ों में से एक नया चीफ मिनिस्टर लाना, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, वजह जो है ना, उस्मान बुज़दार पे इमरान खान फर्म बिलीव करते हैं कि वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर है और उस पर वो बार अपनी तकरीरों में भी कह चुके हैं। जहाँ तक आपने बात की इत्तेहादियों की, इत्तेहादी सबसे बड़े परवेज़ अलाई हैं। परवेज़ अलाई की मर्ज़ी के बगैर चीफ मिनिस्टर चेंज ही नहीं हो सकता। परवेज़ अलाई पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उस्मान बुज़दार को। और लास्ट मीटिंग जो हुई है 2 परवेज़ अलाई से उस्मान बुज़दार की, उसमें परवेज़ अलाई ने उस्मान बुज़दार को ये कहा है कि हमने इमरान खान को ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर तुम्हें चेंज किया गया तो हम भी साथ नहीं हैं। तो परवेज़ अलाई जब तक साथ नहीं होगा, वज़ीर आला चेंज भी नहीं किया जा सकता। वो परवेज़ अलाई जो है उस्मान बुज़दार से खुश है, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उनके अज़ला के काम होते हैं। और जहाँ तक बात रही, जो हम सुनने में आ रहा है कि परवेज़ अलाई भी उम्मीदवार है, हो सकता है किसी वक्त वो उम्मीदवार बन के सामने आ जाए। परवेज़ अलाई के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान से।
मोनी सलाई को वजीर उन्होंने अब तक नहीं बनाया इमरान खान ने, तो इसलिए परवेज़ इलाही कोई वज़ीर आला की इस वक्त मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीदवार नहीं है, इस वक्त बुज़दार ही हैं और इमरान खान उनके पूरे साथ हैं और इमरान खान को उन पर पूरा एतमाद। शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आज लाहौर आने का मकसद यही था कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर बताना चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और तजिया लेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रईस अंसारी साहब की ये बात दुरुस्त है कि हर 3-4 माह बाद ये खबर उठ जाती है कि उस्मान बुज़दार जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। कभी ये खबर ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर से ही जन्म लेती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कोई नहीं जा रहे उस्मान बुज़दार साहब, मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। आपको लगता है कि ऐसा ही रहेगा या अनकरीब तब्दीली हो सकती है? देखें शहजाद साहब, पहली बात तो यह है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब एक बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी बेमिसाल है, बड़ी लाजवाल है, तो एक सवाल पैदा होता है कि पिछले 2 साल में बार बार पंजाब का चीफ सेक्रेटरी क्यों तब्दील किया जाता है, बार बार पंजाब का आईजी को तब्दील किया जाता है, और जो ब्यूरोक्रेसी में अहम लोग हैं उनको बार बार क्यों तब्दील किया जाता है, और फिर काबीना में बार बार तब्दीलियां क्यों की जाती हैं। तो जाहिर बात है ये इंडिकेशन इसी बात की है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो गवर्नेंस है उसके बारे में बड़े मसाइल हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार को लेके आए हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की है कि उस्मान बुज़दार कामयाब हो जाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की है कि उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब में डिलीवर करें और उसके लिए उन्होंने उनको फुल सपोर्ट दिया है। लेकिन अब सूरत हाल ये बन रही है कि इमरान खान साहब के लिए ये मसला पैदा हो गया है कि अब अगर वो उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े रहते हैं और अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर उनके अपने लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे जो कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का जो बजट इजलास था, तो बजट इजलास में जो पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो अरकान कौमी असम्बली थे जी, उन्होंने बजट इजलास के दौरान अपनी हुकूमत पे तनकीद शुरू कर दी। और जो ये पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज अरकान कौमी असम्बली थे, इनकी अक्सरियत का प्रॉब्लम जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ था। और कुछ जो अरकान असम्बली उन्होंने खुलकर पंजाब हुकूमत पर तनकीद भी की और ये भी कहा कि वहाँ बड़ी करप्शन हो रही है। तो अब इस सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि जो इस वक्त बड़ी अपोजिशन पार्टी है पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी, वो है मुस्लिम लीग नून। तो वज़ीर आला की तब्दीली की खबर कभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आती। कभी भी मुस्लिम लीग नून जो है वो ये दावा नहीं करती कि हम तहरीकियत में एतमाद ला रहे हैं या हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के आइंदा चीफ मिनिस्टर होंगे या कोई और जो मुस्लिम लीग नून का सूबाई रहनुमा है वो पंजाब का आइंदा चीफ मिनिस्टर होगा। खबर जब भी निकलती है तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर से निकलती है और फिर इमरान खान साहब को रेस्क्यू करना पड़ता है उस्मान बुज़दार साहब को। तो आज भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बादल न ख्वास्ता एक दफ़ा फिर उस्मान बुज़दार साहब के हक में उन्होंने बातें की हैं जो इजलास हुआ है वहाँ पे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अंदर के जो लोग हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि अब इनफ इज़ इनफ हो गया है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर आमादा हो गए हैं कि कोई जो दूसरी ऑप्शन है उस पर गौर करना चाहिए। अभी तक जो उस्मान बुज़दार साहब सर्वाइव कर रहे हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि इमरान खान साहब को उनका कोई मुतबादल नहीं मिल रहा। जिन लोगों के नाम हम सुन रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ सकते हैं, वो या तो खुद अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग उनको प्रमोट करते हैं। तो जो नाम अभी तक आ रहे हैं उनमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम पहले भी आप सुनते रहे हैं और वो पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी वो मिनिस्टर हैं। लेकिन मेरी इतला यही है कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, अब इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी बज़ाहिर आज तो उन्होंने यही कहा कि मैं उनके साथ हूँ और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जी उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से हमें यह बताया जा रहा है कि अब दो इंतहाई मजबूत ये जो दबाव है हामिद मीर साहब, जो आप कहते हैं कि माजी में भी पीटीआई के अंदर से आता था और अब भी जो है पीटीआई के अंदर से ये सुनने में आ रहा है कि इनफ इज इनफ, अब उनको तब्दील किया जाएगा, ये पीटीआई के अंदर से ही आवाजें आ रही है या कहीं और से भी आवाजें उठ रही हैं? अब देखिए वो जो कहीं और का जिक्र कर रहे हैं आप, तो
वो जो कहीं और है, उन्होंने तो इमरान खान को कहा था कि पंजाब में सूरत हाल ठीक नहीं है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनको तब्दील कर देना चाहिए। लेकिन ये बात इमरान खान साहब की माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने कहीं और का जो दबाव है उसको कबूल नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जो उनके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं जी कि वो तो एक यस सर करने वाले आदमी हैं, यस मैन है, उनको डिक्टेट किया जाता है, वो तो किसी की प्रॉक्सी हैं। हाँ। लेकिन उस्मान बुज़दार के मामले में कहीं और से जब प्रेशर आया तो इमरान खान साहब डट गए और पिछले तकरीबन 14 माह से वो डटे हुए हैं और उन्होंने उस्मान बुज़दार को रिप्लेस नहीं किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब कहीं और से प्रेशर नहीं है, अब तो अंदर से प्रेशर है। और अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल ये है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को आने वाले कुछ दिनों में तब्दील ना किया गया या उन्होंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर ना बनाया तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। और ये शायद आपको आज ये बात जो है वो अच्छी ना लगे, आप समझेंगे शायद ये पता नहीं कहां से दूर की कौड़ी ले आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ईद के बाद बहुत मामलात खुल के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तब्दीली का प्रोसेस है ये बलूचिस्तान से शुरू होगा। पहले ये बलूचिस्तान से तब्दीली शुरू होगी और फिर ये पंजाब में पहुंचेगी। शायद इसीलिए आजकल उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के दौरे भी कर रहे हैं, हालांकि पंजाब के वज़ीर आला के बलूचिस्तान के दौरे की समझ नहीं आती, लेकिन शायद उनको भी पता चल गया है कि उनके मुस्तकबिल का ताल्लुक भी बलूचिस्तान में आने वाली तब्दीली। मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि क्या उस्मान बुज़दार तब्दील होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ईद के बाद बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात पंजाब पर आएंगे, तो आप तो हुकूमत ही की तब्दीली की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको बलूचिस्तान की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की बात बता रहा हूं ना, क्योंकि बलूचिस्तान में भी गवर्नेंस के प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान के 2 फ्यूचर चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में आगे बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज भी उनमें से एक जो उम्मीदवार है उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ अहम लोगों से मुलाकात की है। और इस सिलसिले में जो पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की जो बातचीत हुई थी तो उसमें भी ये मामला डिस्कस है, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर तब्दीली लानी है तो वहां पे जो JUIF है उसका किरदार बहुत अहम है। तो मामला जो है ईद के बाद बलूचिस्तान से शुरू होगा और उस्मान बुज़दार साहब के पास अब बहुत कम टाइम है। उन्होंने अपने अब महीनों में नहीं, उन्होंने दिनों में और हफ्तों में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है और साबित करना है कि वाकई वो इमरान खान के वसीम अकरम प्लस हैं। बहुत कम टाइम रह गया उनके पास, क्योंकि अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि बेशक आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं बुज़दार के साथ हूं, लेकिन अब उनके दिलो दिमाग में भी कुछ नाम जो हैं मुतबादिल के तौर पे वो आ गए हैं और उन्होंने जो है उस्मान बुज़दार साहब से कहा है कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। क्योंकि देखिए ना, इमरान खान साहब ये तो नहीं करना कि उस्मान बुज़दार की सपोर्ट करें आंखें बंद करके कि अल्टीमेटली अपनी हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दे। सही, आपने कहा कि जो कहीं और से दबाव आ रहा था इमरान खान के ऊपर, उस दबाव में नहीं आए इमरान खान साहब, और मेरे ख्याल से ये सही भी है। इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन है, ये उनका इख्तियार है कि किसको वो नॉमिनेट करते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, किसको गवर्नर लगाना चाहते हैं, तो वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या तब्दीली अब सिर्फ इमरान खान साहब इसलिए नहीं लेके आ रहे पंजाब में कि वो समझते हैं कि बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, या मसला ये है कि मुतबादिल कौन होगा, क्या कोई इस पाए का शख्स है जो कि उनको रिप्लेस कर सकता है। इत्तेहादियों को भी जो है साथ रखना ज़रूरी है, जनूबी पंजाब का जो ग्रुप है उसको भी साथ रखना ज़रूरी है, और कहीं शायद ये भी खौफ है कि अब अगर तब्दीली करेंगे इमरान खान साहब इस मौके पर तो तनकीद होगी कि आपने फिर ऐसे वज़ीर आला को लगाया क्यों था जिसने 2 साल ज़ाया कर दिए। जी हाँ, अब आपने जो है ना वो छक्का मार दिया। अब सवाल जो है आपका उसी में जवाब भी है, तो मैं उसका मुख्तसरन जवाब ये देता हूँ कि देखें, उस्मान बुज़दार साहब अभी तक पंजाब के वज़ीर आला इसलिए नहीं है कि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल ये बात नहीं है। अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो ना IG बदलता, ना चीफ सेक्रेटरी बार बार बदलता, ना बाकी सेक्रेटरी बार बार बदलते, ना ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें बुज़दार साहब की इनकम्पिटेंस के बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा जाता, ना जो आटे का बहरान है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें बुज़दार साहब की जो हुकूमत है उस पर तनकीद की जाती। प्रॉब्लम इमरान खान साहब का ये है कि उनके पास चॉइस नहीं है, मुनासिब चॉइस नहीं है, और उनका एक ख्याल है कि अगर मैंने उस्मान बुज़दार की जगह पे A, B, C या D को लगा दिया तो कहीं पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी बढ़ ना जाए। लेकिन अब मसला ये है कि वो जो ग्रुप बंदी है वो काफी कम हो चुकी है, और ये जो कहा जाता है कि जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो असल ताकत है वो परवेज लाई साहब है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको अब परवेज लाई साहब को भी जाके तो कन्विंस करना पड़ता है कि जनाब आपको मेरी
मेहरबानी करें, मेरी हिमायत करें, कुछ बंदे मुझे ला के दें, कोई इधर से लेके आए, उधर से लेके आए। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो यकीनन पहले परवेज लाई साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब उस्मान बुज़दार साहब को परवेज लाई की सपोर्ट के लिए उनके पास जाके तो काफी मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। तो सूरत हाल ये है जो आपने भी अपने सवाल में कहा है, तो जवाब यही है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छी चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं और बहुत अच्छी गवर्नेंस है। मसला यह है कि उनकी बैड गवर्नेंस पे अब किसी को कोई शक नहीं है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी गवर्नेंस बहुत बुरी थी, आटे का बहरान बता रहा है कि उनकी गवर्नेंस बहुत बुरी थी। बाकी जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी है। उस्मान बुज़दार की वजह से पंजाब में जो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके अंदर बड़ी सख्त ग्रुप बंदी है। पंजाब में जो उनके MPAs हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को एक मुतबादिल चाहिए, एक मुनासिब मुतबादिल जो है वो उनको प्रपोज कर दिया गया इमरान खान साहब को। और अगर उस्मान बुज़दार साहब ने आने वाले कुछ दिनों में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना बनाई तो अल्टीमेटली इमरान खान को वो मुतबादिल सामने लाना पड़ेगा और फिर उस्मान बुज़दार साहब हिस्ट्री हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक शख्स का नाम प्रपोज कर दिया गया है, ये प्रपोज करने वाला कौन है और किस शख्स का नाम प्रपोज किया गया है? ये शहजाद इकबाल साहब, अब अगर मैं आपको बता दूं कि किस शख्स का नाम प्रपोज किया गया है और उसको किसने प्रपोज किया है, तो फिर तो जो है वो बंदा जो है वो हो सकता है उसको कहा जाए कि तुम तरदीद कर दो, और जिनका मैं नाम लूंगा उनको भी कहा जाएगा कि आप तरदीद। तो पाकिस्तान की सियासत है ना, तो इसमें जो जिस जर्नलिस्ट के पास जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। मैंने आपको जितनी बात बताई आप उसी तक महदूद रहें और ईद के बाद इंतजार करें। इंशाल्लाह ईद के बाद आपकी मेरी दोबारा बात होगी और आपको ये जो मैं बातें पहले बता चुका हूँ आप इसके क्लिप चलाइएगा शौक से और सीना तान के फख्र से कहिएगा कि जनाब वाकई बात तो सही निकली कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इसलिए पंजाब के 2 साल तक चीफ मिनिस्टर नहीं रहे कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मसला ये था कि उनका मुतबादल नहीं मिल रहा था और अब मुतबादल मिल गया और इनका ये नाम है और इनका ये बायोडाटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। टीवी लाइसेंस फीस में इजाफा हो गया, यानी कि जो फीस पहले 35 रुपए थी अब हुकूमत ने उसको बढ़ाकर 100 रुपए करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये है कि पहले अवाम से 7 अरब रुपए लिए जाते थे टीवी फीस की सूरत में, अब अवाम से पीटीवी को सहारा देने के लिए, पीटीवी जो कि खसारे में चल रहा है उसको सहारा देने के लिए अवाम की जेब से 22 अरब रुपए लिए जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाएं महंगी करने के बाद अब हुकूमत ने पीटीवी की लाइसेंस फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है, यानी अब पीटीवी के खसारे का बोझ भी अवाम पर डाला जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी लाइसेंस की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का फैसला कर लिया है और इस फैसले की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ले ली गई है। अब से हर माह आपके बिजली के बिलों में पीटीवी लाइसेंस फीस की मद में 35 रुपए के बजाय 100 रुपए लगकर आया करेंगे, यानी पीटीवी लाइसेंस फी में 65 रुपए का इजाफा किया गया है। बज़ाहिर 100 रुपए मामूली रकम लगती है, मगर इसके जरिए हुकूमत अवाम से 22 अरब रुपए हासिल करेगी। इस फैसले से पहले पीटीवी को चलाने के लिए अवाम की जेब से 7 अरब रुपए निकाले जाते थे, मगर अब अवाम से पीटीवी को चलाने के लिए 22 अरब रुपए लिए जाएंगे। यानी कि जब फीस 35 रुपए थी तो अवाम से 7 अरब रुपए लिए जाते थे, अब जब ये फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी है तो इसका मतलब यह है कि अवाम से 22 अरब रुपए पीटीवी के लिए लिए जाएंगे। यानी कि वो इदारा जो कई सालों से अवाम को मयारी कंटेंट देने में नाकाम रहा है, जिसका आलमी सतह पर तो दूर की बात है पाकिस्तान में भी रियासती बयानिया आगे बढ़ाने में कोई किरदार नहीं नजर आता, जिस इदारे का अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं है, भर्तियां गुंजाइश से ज्यादा हैं, इश्तिहारात की मद में इसकी आमदन मुसलसल कम होती जा रही है और इसका खसारा बढ़ता जा रहा है। इस इदारे को मसनूई सांसें देने के लिए अवाम की जेब पर मजीद बोझ डाला जाएगा। हुकूमत के इस फैसले पर कई सवालात उठ रहे हैं कि आखिर पीटीवी के खसारे का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है। आज एमडी पीटीवी आमिर मंजूर ने इस फैसले की यही वजह बताई कि पाकिस्तान टेलीविजन एक अहम कौमी इदारा है जिसका किरदार गैर तिजारती नौयत का है और दुनिया भर में सरकारी नशरियाती इदारे टीवी लाइसेंस फीस के जरिए हुकूमती ग्रांट्स वसूल करते हैं। बरतानिया, जर्मनी और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये फीस वसूल की जाती है। एमडी पीटीवी आमिर मंजूर ने बताया कि पीटीवी के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स काम कर रहे हैं और इनमें इतना रेवेन्यू पैदा करने की भी सलाहियत नहीं है कि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। यानी एमडी पीटीवी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पीटीवी खसारे में चलने वाला इदारा है
जो अपने रिसोर्सेज से और आमदन पर नहीं चल सकता। इसलिए अवाम से लाइसेंस फी की मद में 22 अरब रुपए लेना जरूरी है। और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने पीटीवी खसारा पूरा करने के लिए लाइसेंस फी में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। वही इमरान खान जो वजीर आजम बनने से पहले खुद इस पर तनकीद करते थे, सवाल करते थे कि पीटीवी को लाइसेंस फी की मद में पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, पीटीवी करता क्या है जो हर माह गरीबों पर 35 रुपए का इजाफी बोझ डाला जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये मामला अदालत में लेकर जाएंगे। जो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। एक शौर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं, उसके पास पहले ही पैसा कम है, बिजली की कीमत पहले ही ज्यादा है, महंगाई वैसे ही ज्यादा है, तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 35 रुपया कटता है और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। इमरान खान कह रहे थे कि अवाम हर साल 10 अरब रुपए पीटीवी को देते हैं, ये पैसा जाता किधर है? इमरान खान एमडी पीटीवी को भी शर्म दिला रहे थे कि वो अवाम से पैसे लेकर नून लीग के पुतले बने हुए हैं। अगर माजी में ऐसा था और अगर इमरान खान का ये इल्जाम दुरुस्त है, तो क्या अब ये कहना सही होगा कि मौजूदा एमडी और चेयरमैन पीटीवी वजीर आजम इमरान खान के पुतले बने हुए हैं और आज पीटीवी तहरीक इंसाफ का माउथपीस बना हुआ है? अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सर बरतानिया की मिसाल दी जाती है कि सिर्फ पाकिस्तान ही ये फीस अवाम से वसूल नहीं करता, बल्कि बरतानवी हुकूमत भी बीबीसी को फंड करती है और बरतानवी अवाम हर साल तकरीबन $200 इस मद में अदा करती है। मगर इस सवाल के जवाब में इस बात का जायजा लेना जरूरी है कि बरतानवी हुकूमत बीबीसी को फंड क्यों करती है? क्या बीबीसी सिर्फ अवाम की फीस पर ही चलता है? और क्या पीटीवी का बीबीसी से कोई मुवाजना हो भी सकता है या नहीं? क्योंकि बीबीसी के ऑपरेशंस, इसका कंटेंट, इसका अपना रेवेन्यू और मुनाफा, इसका बरतानिया के बयानिए को आलमी सतह पर आगे बढ़ाने में किरदार और सबसे बढ़कर इसकी आज़ाद हैसियत किसी भी सूरत में पीटीवी के बराबर नहीं है। बल्कि पीटीवी हर मामले में बीबीसी से तो क्या पाकिस्तान के कई निजी टीवी चैनल से भी बहुत पीछे है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जिस इदारे के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए हर साल 22 अरब रुपए लिए जाएंगे, इसका आउटपुट क्या है? क्या ये इदारा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है? क्या कोई कौमी खिदमत कर रहा है? या अवाम का सारा पैसा इंतजामी अखराजात को पूरा करने और खसारा बर्दाश्त करने पर लगाया जा रहा है? क्योंकि बीबीसी सिर्फ अवाम के टैक्सों पर नहीं चल रहा, बल्कि हर साल इसकी अपनी इनकम 11 करोड़ पाउंड यानी कि 22 अरब रुपए से ज्यादा है और हर साल इश्तिहारात की मद में इसकी आमदनी में इजाफा होता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पीटीवी के इश्तिहारात पर मबनी जो रेवेन्यू है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। पीटीवी पहले हर साल तकरीबन 3.5-4 अरब रुपए के इश्तिहारात की मद में रेवेन्यू हासिल करता था, मगर अब इसका रेवेन्यू 1.5 अरब रुपए रह गया है, यानी कि आधे से भी कम। और इसकी वजह यह है कि पीटीवी ने काफी अरसे से क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया है, चाहे न्यूज हो, ड्रामा हो या इंफोटेनमेंट। पीटीवी इन तमाम शोबों में निजी टीवी चैनल से बहुत पीछे रह चुका है। इश्तिहारात के अलावा बीबीसी को हर साल तकरीबन 3.5 अरब पाउंड लाइसेंस फी की मद में मिलते हैं और बीबीसी इस रकम के बदले अवाम को क्वालिटी कंटेंट देने का वादा करता है। बीबीसी अपने चार्टर में ये बात वाज़ेह करता है कि इदारा इस बात को यकीनी बनाने का पाबंद है कि अवाम को इनके पैसों के बदले में बेहतरीन कंटेंट फराहम किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अवाम को वो कंटेंट फराहम करने पर पैसा खर्च किया जाएगा जो अवाम देखना चाहते हैं। इसके अलावा बीबीसी ने पिछले कई सालों में इस बात को यकीनी बनाया है कि अवाम का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंतजामी अखराजात के बजाय कंटेंट और डिलीवरी पर खर्च किया जाए। इसलिए आज बीबीसी सिर्फ 6% वसाइल इंतजामी अखराजात पर खर्च करता है, जबकि 94% कंटेंट पर खर्च किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पीटीवी तनख्वाहों, पेंशन समेत दीगर इंतजामी अखराजात की मद में 80% अखराजात करता है, जबकि कंटेंट पर सिर्फ 15 से 20% खर्च किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़्यादा निजी टीवी चैनल्स हैं
और इन तमाम चैनल्स को जो इश्तिहारात की मद में पैसा मिलता है वो तकरीबन 40 अरब रुपए है। यानी कि तमाम चैनल्स का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था एडवर्टाइजमेंट से वो 40 अरब रुपए था, जबकि सिर्फ एक सरकारी इदारे को चलाने के लिए अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 22 अरब रुपए आवाम से लिए जाएंगे लाइसेंस फी की मद में। यानी कि जितनी रकम चाहिए 100 टीवी चैनल्स को चलाने के लिए उसका आधा अब सिर्फ पीटीवी को दिया जाएगा और वो भी आवाम से लेकर दिया जाएगा। पीटीवी की जो रेवेन्यू है, जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, वो इससे अलग है। इसलिए सवाल पैदा होता है कि जब पीटीवी के पास अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं है और अगर इसे आवाम से ही पैसा लेकर चलाना है तो फिर क्या जरूरत है इस बात की कि लाखों और मिलियंस की सैलरी पर आप लोगों की भर्तियां करें, एग्जीक्यूटिव को रखें, आप ये बात करें कि हम एक इंडिपेंडेंट बोर्ड लगाएंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएंगे। उस बात की जरूरत क्या है कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है और सिर्फ आवाम से ही पैसा लेके इसको चलाना है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस पर कई सवाल उठाए थे। फरवरी 2019 में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा था कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया में जितने एंकर्स हैं इससे 3 गुना ज्यादा एंकर्स सिर्फ पीटीवी में काम कर रहे हैं। निचले दर्जे पर भी ऐसे ही बेशुमार भर्तियां की गई हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। अगर किसी इदारे को आप इस तरह चलाएंगे तो इसका यही हशर होगा जो रेडियो पाकिस्तान या पीटीवी का हुआ है। हुकूमत के अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने पीटीवी में रिफॉर्म्स लाने के बजाय इसकी फीस में इजाफे करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत पीटीवी को चलाने के लिए आवाम से 22 अरब रुपए हासिल करेगी और ये सब इस वक्त हो रहा है जब हुकूमत निजी टीवी चैनल्स और अखबारात के जो 6 अरब रुपए की अदायगी है वो नहीं कर रहा। मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद निजी टीवी चैनल्स और अखबारात को इनका हक नहीं दिया जा रहा। ये 6 अरब रुपए पिछले 8 साल के हैं, ये अदा नहीं किए जा रहे, लेकिन आवाम से पीटीवी को चलाने के लिए मजीद रकम ली जा रही है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत तनकीद की है इमरान खान साहब ने इस बात पर कि टीवी फी लाइसेंस की मद में 35 रुपए आम आदमी से लिए जाते हैं, हर किसी से लिए जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि 10 अरब रुपए जमा होते हैं। वैसे वो 7 अरब है, लेकिन इमरान खान कहते थे कि 10 अरब है। अब फीस बढ़ाकर 35 से 100 रुपए की जा रही है, यानी कि अवाम की जेब से पीटीवी को चलाने के लिए, एक ऐसे इदारे को चलाने के लिए जो ऑलरेडी खसारे में है, अवाम से 22 अरब रुपए लिए जाएंगे। क्यों? बहुत शुक्रिया शहजाद, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू कि यू पुट अप अ वंडरफुल इंट्रो। और इससे आवाम को सबसे पहले तो पता चलेगा कि पीटीवी पे कितना पैसा लग रहा है, और आपने बहुत ही डिटेल्ड एक इंट्रो दिया जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वेल रिसर्च्ड और एक अच्छा इंट्रो दिया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उतना ही मौका देंगे जितना आपने इंट्रो में दिया जवाब देने का, क्योंकि इंट्रो में आपके तमाम तकरीबन सवाल हो गए। पहली बात, इमरान खान साहब के जो एतराज़ात थे उसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा उनका ये था, अगर जो आपने स्टेटमेंट चलाई और मैंने सुनी, कि हम इस आवाम को पूछकर बताएंगे कि ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। उनको मसला इस पैसे खर्च करने का नहीं था, 2 चीजों पे मसला था इमरान खान साहब को, कि एक तो आवाम को पता होना चाहिए और दूसरा आप हुकूमत के पुतले ना बने। पहला हिस्सा मैं आपको बताता हूं कि हम आपके सामने हुकूमत खड़ी है तो पहला प्रॉमिस पूरा करते हैं, इसी शो से पूरा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये पैसा कहां से खर्च होता है, जिसपे मेरे लीडर ने एतराज किया था, और उस एतराज का आज जब हम जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अकाउंटेबल समझते हैं। तो पहला जवाब यह है कि आपने कहा 100 टेलीविजन का 40 अरब था, तो सबसे पहले तो बता दूं कि पीटीवी का 2-2.5 अरब एडवर्टाइजिंग बजट था, जो पहले 3-4 अरब था, सबका कम हुआ, पीटीवी का भी हुआ। आपने कहा कि जहां 100 टेलीविजन चैनल्स चलने के लिए 40 अरब चाहिए, सिर्फ पीटीवी को 20 अरब दिया गया। उसकी वजह है, उसकी वजह फिर आपने हमें कहना, फिर पिछली गवर्नमेंट पे चले जाते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ता है। 700 एम्प्लॉइज मुस्लिम लीग नून नए भर्ती करके गई है पीटीवी में, 1300 एम्प्लॉइज पीपल्स पार्टी भर्ती करके गई है, 3500 एम्प्लॉइज पेंशन के ऊपर बैठे हुए हैं, 4600 एम्प्लॉइज एक्टिव हैं। जितने एक पीटीवी के एम्प्लॉइज हैं, मैं चैलेंज करता हूं उतने आपके सारे 100 टेलीविजन के एम्प्लॉइज हैं। उस हिसाब से अभी भी पीटीवी का रेवेन्यू कम है, आपसे आधा है 100 का। 8000 एम्प्लॉइज को पीटीवी फीड करता है, 7 सेंटर्स हैं, 9 चैनल्स चल रहे हैं टेलीविजन के। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पीटीवी को ये करना चाहिए, बिल्कुल इफेक्टिव मॉडल होना चाहिए, लेकिन घूम के फिर उन्हीं करप्ट लोगों की तरफ हमें जाना पड़ता है जिन्होंने पीटीवी को अपने घर की दुकान समझा हुआ था। हर फुफ्फे मामे चाचे के बेटे को यहाँ पर सियासी तौर पर नौकरी दी हुई थी, उसी को आज भुगतना पड़ता है। जब हम नौकरियों से अलग करते हैं तो आप ही शो करते हैं। आपने पिछले दिनों पीटीडीसी पे शो किया था, वही पीटीडीसी जहां पे करोड़ों रुपए की हम दे चुके हैं लोगों को तनख्वाहें, उसी पीटीडीसी को आपने यहां पर एतराज किया था कि आप किस तरीके से
शो उसके ऊपर देंगे? आप क्यों लोगों को अलग कर रहे हैं उसके ऊपर से? तो आपका एतराज आता है, और बिल्कुल बजा एतराज आता है। उसमें आप लोगों को उनकी नौकरियों से अलग नहीं कर सकते। अगर आप और सारे लोग इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इन 8,000 में से 6,000 लोगों को निकाल दिया जाए, बाकी उनकी पेंशन ना दी जाए, तो बिल्कुल ये अखराजात कम आ जाएंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अब दूसरा जवाब दे देता हूं कि पीटीवी इतने पैसे करता क्या है? क्या पूरी दुनिया में दूसरी मिसालें हैं? तो आपको एग्जांपल देता हूं। टर्की जो है वो अपने नेशनल टीवी को तकरीबन 80 अरब रुपए देता है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें। और अगर हम बीबीसी को करें तो 100 अरब देता है। यकीनन पीटीवी बीबीसी के बराबर नहीं है, उसकी क्वालिटी बीबीसी के बराबर नहीं है। इसी तरीके से इंडिया भी 10 से 15 अरब अपने दूरदर्शन को देता है, और वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लेते। दूरदर्शन, ये बात ठीक है, वो सिर्फ ग्रांट बेस चलता है। इसी तरह बीबीसी 100 अरब लेके ग्रांट बेस चलता है। टर्की जो है वो 80 अरब लेके ग्रांट भी होती है और उसमें ऐड भी आते हैं। लेकिन पीटीवी फिर करता क्या है इस सारे से? वो आपको बता दिया, वही अल्ले तलल्लों की वो सारे खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। जो है हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो सबको निकाल दें और फिर आपका एतराज सुने कि आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आप तो लोगों को नौकरियों से निकालने रह गए। तो जो मेरे लीडर का आपसे वादा था, पहला वादा था कि आपको बताएंगे पूछ के, और दूसरा कि पुतले नहीं बनने देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दोबारा प्रोग्राम कर लें, मैं आपको नून लीग का भी टाइम बता दूंगा, पीपल्स पार्टी का भी बता दूंगा। अभी हमारी लास्ट मीटिंग में हमारे शहबाज साहब, अब आपका कहना यह था कि मैंने एक तवील इंट्रो दिया है, इसलिए मैं एक तवील जवाब दूंगा। अब मेरे ख्याल से वो आपकी तसल्ली हो जानी चाहिए। मैंने अनइंटरप्टेड आपको टाइम दिया है। अब मैं, क्योंकि अब मैं जो सवाल करूंगा, मैं चाहूंगा उसके इतना तवील जवाब तो नहीं हो सकता हर सवाल का। इमरान खान साहब ने कहा था कि 35 रुपए पे अवाम से 10 अरब रुपए लिए जाते हैं, ये गरीब अवाम से लिए जाते हैं। आज आप 22 अरब रुपए लेंगे अवाम से, अवाम ज्यादा अमीर नहीं हो गई है। दूसरी बात, आप खुद ये मान रहे हैं कि हमने जो है इस इदारे को इफेक्टिव नहीं बनाया है, इस इदारे में अभी मुलाजमीन ज्यादा हैं, कंटेंट ये डिलीवर नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अवाम से पैसे लेके 22 अरब रुपए लेके हम फिर पीटीवी में झोंकने जा रहे हैं, और कोई उसका आउटपुट नहीं होगा, ना उसकी प्रोग्रामिंग इंप्रूव होगी, ना उसका बिजनेस प्लान बना है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक इदारा है जिसमें ओवर स्टाफिंग है, वो आउटपुट नहीं देता, हम उसमें मजीद पैसा जाया करने जा रहे हैं। ये मॉडल है आपका बेसिकली? नहीं, मैं आपको ये बहुत अच्छा, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और इससे अब मौका मिलेगा कि आगे पीटीवी में क्या होना चाहिए। पहले तो अपनी एक करेक्शन कर दूं माजरत के साथ कि बीबीसी को 100 अरब नहीं बल्कि पाकिस्तानी 1000 अरब गवर्नमेंट उनकी देती है। तो अब मैं आगे चलता हूं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, हम बिल्कुल पीटीवी में एम्प्लॉइज को भी कट करना चाहते हैं, गोल्डन हैंडशेक और दूसरी चीजों को अभी तक जो नहीं हुआ। जो काम आप पिछले 10 सालों में पीआईए में 12 हेड ऑफ पीआईएस चेंज कर दिए गए। इसी तरह से आपने पीटीवी में जो भी कोशिश की, पिछले दिनों एमडी को रास्ता रोककर उनकी वहां पर ठुकाई करने की कोशिश की गई। मैं माजरत चाहता हूं, ठुकाई का वर्ड यूज कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए, बहुत मोतबर होते हैं पीटीवी एमडी, लेकिन यही करने की कोशिश की गई। तो मुझे बताना पड़ेगा, जैसे ही आप कोई भी कंक्लूसिव स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, वहां पे हड़ताल की जाती है, मॉब आती है, कोर्ट में जाके चैलेंज किया जाता है, आपको रुकना पड़ता है। तो आपसे सिर्फ शेयर ये कर रहा हूं, हर जगह माफियाज हैं। आप आटा उठाते हैं उसमें माफियाज हैं, आप तेल सस्ता करते हैं उसमें माफियाज हैं, सब माफियाज हैं, लेकिन एक बंदा हेड ऑन कर रहा है। 2 चॉइसेस हैं हमारी गवर्नमेंट के पास। एक, जैसे सब कुछ पहले होता था, रल के लुटो, हम भी हर माफिया के साथ रल के लुटे। शहबाज गिल का भाई पीटीवी में लगा हुआ, कुछ चेंज ना करें। किस तरह का चैलेंज है ये? किस तरह का चैलेंज है? जब अवाम से 35 रुपए लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि एमडी पीटीवी को शर्म आनी चाहिए और तुम कठपुतली बने हुए हो नवाज शरीफ के। लेकिन अब उसी लाइसेंस फी की मद में 100 रुपए लिए जाते हैं, तो आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये करना पड़ेगा क्योंकि ओवर स्टाफिंग है। हर हुकूमत ये दलील दे सकती है। आपने अवाम से मैंडेट लिया था, वोट मांगा था, ये दलील देने के लिए नहीं मांगा था। आपने कहा था हम इन इदारों में तब्दीली लेकर आएंगे। अब तब्दीली ये है कि आपने पीटीवी के स्ट्रक्चर को जरा भी नहीं छेड़ा। फवाद चौधरी साहब कहते रहे कि एमडी पीटीवी मुझे बिजनेस प्लान दे, फवाद चौधरी तब्दील हो गए, एमडी पीटीवी अब चेयरमैन पीटीवी बन चुके हैं। कोई तब्दीली नहीं आई इस स्ट्रक्चर में, और आप कह रहे हैं हम मजीद पैसा उसमें डालेंगे क्योंकि माजी की हुकूमत तो ये नहीं किया। आपका प्लान कहां है? अवाम से जो आपने कहा था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, वो तब्दीली का है? पहले स्ट्रक्चर को ठीक करें, ओवर स्टाफिंग के मसाइल को ठीक करें, फिर पैसा डालें और आउटपुट दिखाएं कि क्या लेकर आता है इदारा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें जो शहजाद हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि
पीटीवी में जैसे मैंने आपको बताया कि 8,000 लोगों को आपको पे करना पड़ता है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनके हेल्थ के एक्सपेंसेस, आप बंद करके वो सब कुछ इसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। जब रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की, लिटिगेशंस में जाना पड़ा। ये जो इनको एड दी जा रही है विद दिस प्रॉमिस है कि पीटीवी अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करेगा। हम पीटीवी को बीबीसी की तरह इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश शहबाज गिल साहब, बीबीसी से क्या मुकाबला? आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है पीटीवी, क्या आपको लगता है कि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है बीबीसी को जो कंट्रोल करती है? ये कैसे हो सकता है? एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है, ये तो मतलब बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और आप उसमें मजीद पैसा डालने जा रहे हैं, बजाय इसके कि पहले उसका स्ट्रक्चर ठीक करें फिर उसमें पैसा डालें ना। आवाम से आप लेकर पैसा डाल रहे हैं 20 अरब रुपए उसमें। अभी शहजाद, आपका जो पिछला कमेंट था वो आपके इस कमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। आपने पिछले कमेंट में कहा कि फवाद चौधरी चेंज हो गया, पीटीवी चेंज नहीं हुआ। हमने एक बात आकर कर दी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीटीवी को कंट्रोल नहीं करता। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इसी वजह से जितना भी कहते रहे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, देखें जब स्ट्रक्चर ये होगा ना, मैं खुद ये कह रहा हूं, जब स्ट्रक्चर ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, एक मिनिस्टर है, उसके नीचे पीटीवी आता है, रेडियो पाकिस्तान आता है, तो उसको आप ये ना कहें कि इंडिपेंडेंट है। आप मुझे एक आध प्रोग्राम दिखा देंगे, देखें हमने नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दी, इससे इंडिपेंडेंस नहीं आती है। आपको इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। अगर आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर रखेंगे तो आप उसको इंडिपेंडेंट इदारा नहीं कह सकते बीबीसी की तरह। आपने बिल्कुल ये सवाल तीसरी दफा दोहराया, मुझे इसका जरा अगर मुकम्मल जवाब लेने दें तो इसका मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूं। आपको मैंने ये कहा कि बिल्कुल, मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि वो पीटीवी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तो आपको बताया कि उसमें क्या कुछ हमारे लिए पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है। उसके बिल्कुल रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम करेंगे, उसमें जो रिडंडेंसी है उसको खत्म करेंगे, उसमें जो लोगों के भत्ते लगे हुए हैं उसे खत्म करेंगे। जहां पे लिटिगेशन और दूसरी चीजों में हमें सामना करना पड़ेगा, वहां पे जो ब्लॉकेज आएंगे वो अवाम को बताएंगे कि यहाँ पे ब्लॉकेड है, हमारे लिए वक्त लगेगा, जैसे दूसरी जगहों पे लग रहा है, पीआईए में लग रहा है, यहाँ भी वक्त लगेगा, लेकिन इंटेंट क्लियर है। हमारे एक मिनिस्टर जो है वो इस प्लान के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, उनको दूसरी मिनिस्ट्री दी गई। कोई और कंफर्टेबल नहीं होगा, उसे भी दी जाएगा। हमने पीटीवी के बोर्ड को कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस दी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। वो नहीं करेंगे तो वो घर जाएंगे। रही बात आपने कहा कि पैसे इकट्ठे करने की, जो पैसे इनको ज्यादा दिए जा रहे हैं उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पीटीवी एक कौमी इदारा है, साथ मैंने आपको कहा कि सेंटर्स हैं, आप बरोही में भी प्रोग्राम करते हैं, बलोची में भी करते हैं, दूर दराज इलाकों में करते हैं, तो बंद तो इसको नहीं किया जा सकता, रिस्ट्रक्चर करना पड़ना है। वो उनको डेडलाइन दी हुई है, अगर वो रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो वो घर जाएंगे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये पैसों पे उनका इस्तेकाक हो गया और अब वो एंडलेसली जमा कराएंगे। दूसरा आपसे वादा, हमारे जमाने में ना 700 लोग भर्ती होंगे, ना 1300 लोग भर्ती होंगे, ना फुफी का बेटा होगा, ना मामे का बेटा होगा। हम 8000 एम्प्लॉय नहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन बेहतरी की तरफ छोड़ के जाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट बोर्ड आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, आपका फुफी और चचा का बेटा नहीं हो सकता, लेकिन उस इंडिपेंडेंट बोर्ड में, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में इमरान खान साहब के जाती दोस्त होना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। जिन पे खुद इदारे के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आवाजें भी उठती रही हैं, वो फूफी का बेटा नहीं होगा, लेकिन वो दोस्त होगा इमरान खान साहब का, जो कि एक बोर्ड पे नहीं है। बैंक ऑफ खैबर के बोर्ड पे देखें तब भी उनका नाम आता है और जगह जगह उनका नाम आता है। ये जरूरी है करना, ये इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है। इमरान खान, पहली बात तो ये कि इमरान खान का दोस्त होना किसी सूरत भी कोई आपके लिए कंफर्ट की बात नहीं होती, बल्कि आपकी बारी सबसे पहले आती है और वो हिस्ट्री आपके सामने रख चुकी। भले इमरान खान का कजन हो, कोई रिश्तेदार हो या उनका दोस्त हो, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो ये इमरान खान ही वाहिद है जो नहीं सोचता कि आगे कौन है। क्या यकीन कीजिए, इवन आप जियो का बोर्ड उठाएंगे तो आप इमरान खान के बहुत सारे दोस्त वहां भी बैठे होंगे। इसका मतलब हरगिज नहीं कि जियो में करप्शन हो रही है। जियो एक सरकारी इदारा नहीं है, उस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जाम नहीं लग सकते। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो हुकूमत की सतह पे सवाल तो होगा ना। फिर मुझे कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे कंप्लीट। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान एक स्टार थे इस मुल्क के, क्रिकेट के भी, उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट भी। आधे से ज्यादा जो पाकिस्तान में वेल अचीव लोग हैं वो इमरान खान साहब के किसी ना किसी तरह से जानने वाले हैं। इसका डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये ऐसे दोस्त नहीं है, ये बाकायदा जो बनीगाला अराजी का केस चला था उसमें उनका नाम इस्तेमाल हुआ था कि उनके अकाउंट में पैसे आए थे और उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो ये आप ये ना करें कि क्रिकेट फैन डेज इसके कोई वो दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। बड़े करीबी दोस्त होते हैं जिसकी अकाउंट में एहलिया के पैसे आते हैं और एहलिया के पैसे दूसरे अकाउंट में जाते हैं। तो ये इतनी सादी बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि एक सरकारी इदारा नहीं है जिसके बोर्ड पर वो है, वो मल्टीपल कंपनीज के बोर्ड्स पर हैं। बैंक ऑफ खैबर पे मैंने प्रोग्राम किया था, उनके एमडी को निकाल दिया गया, वो आके शोर मचाते रहे कि ये इमरान खान साहब के दोस्त बोर्ड में बैठे हुए, उन्होंने मेरे साथ ये किया है। मैंने ही प्रोग्राम किया था वो भी। जैसे आप मेरे दोस्त हैं और कल को मैंने अगर कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड को काम करना है तो मैं आप ही को कहीं पे अपॉइंट करूंगा, बिकॉज मैं आपकी इंटेग्रिटी को जानता हूं ना।
जिसको मैं नहीं जानता उसको तो पॉइंट नहीं करूंगा। ये पूरी दुनिया में ट्रंप भी ऐसे ही करेंगे, प्रेसिडेंट ओबामा भी ऐसे। हाँ, जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूव करेंगे, जब आप बताएंगे राशिद खान या अरशद खान वहां से माल बना रहे हैं, वो अपनी किसी कंपनी को फायदा दे रहे हैं, वो अपनी औलाद को फायदा दे रहे हैं, वो अपने किसी मामे चाचे मासियों को फायदा दे रहे हैं, हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, हम आपको जवाब दें कि उनकी कंपनी जो है वो कितनी इनवॉइसिंग करती है पीटीवी से, ये आप खुद चेक करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको बाद में इसका जवाब दूंगा। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब के शॉर्ट्स भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं मैं सुना देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि लाखों तनख्वाह लेने वाले लोग रख दिए गए हैं, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, और अब उस बिजनेस प्लान ना होने के बाद हम कह रहे हैं कि आवाम से 20-22 अरब रुपए मजीद हम पीटीवी में लेकर डालेंगे। ये तो फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दोस्तों को नहीं रखा लेकिन एम्प्लॉयमेंट की है, लोगों को भर्ती किया गया है, लाखों की तनख्वाह पे किया गया है। खुद उन्होंने एमडी के हवाले से कहा था कि 20 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहे हैं। ये फवाद चौधरी उस वक्त सिटिंग मिनिस्टर का बयान था। तो आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि किसी किस्म का तब्दीली स्ट्रक्चर में आप नहीं लेकर आए हैं, महंगे एम्प्लॉयज को भी रखा है। जरूरत क्या है? सवाल ही पैदा होता है कि जरूरत क्या है? आवाम से पैसा लेके उन एग्जीक्यूटिव्स की जेब में क्यों पैसा डाला जा रहा है जब कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है? पहले प्लान बनाए, बताएं कि ये हमारा रेवेन्यू मॉडल होगा, और फिर आप आवाम से पैसा लें बता के कि ये रीस्ट्रक्चरिंग है, पैसा आपका जाया नहीं होगा। जो रीस्ट्रक्चरिंग का पीटीवी का प्लान है वो प्राइम मिनिस्टर को जमा हो चुका हुआ है, उस पर काम भी हो रहा है और बहुत तेजी से आपको काम होते नजर आएगा। इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर कोशिश करेंगे इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी अभी भी बहुत सारे एंकर्स रखे गए हैं, आप मुझे इजाजत नहीं देंगे, हालांकि मुझे आपकी तनख्वाह का पता है, अगर मैं आपकी तनख्वाह बताऊं तो एक भी पीटीवी पे एंकर नहीं है जो आप जितनी तनख्वाह लेता है आधी तनख्वाह लेते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा चैनल प्रोड्यूस कर रहा है, वो 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए तनख्वाह लेकर, एक सेकंड से सुन लीजिए, अगर वो आउटपुट दे रहा है, अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो रखें पीटीवी में, किसने मना किया है? मेरा इदारा अगर मुझे एक तनख्वाह देता है जो कि ज्यादा है तो वो आवाम से तो पैसा नहीं मांगता ना, वो तो एक बिजनेस प्लान है उनका, वो कमर्शियली वायबल है उनके लिए, वो उन्होंने बैठाया हुआ है। मैं शहजाद ये रिकमेंड करूंगा आपकी तनख्वाह और भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत अच्छा काम करते हैं। सर उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन एमडी पीटीवी बात तो कर लेते हैं। एमडी पीटीवी जो है उनकी जो तनख्वाह है वो मार्केट बेस के ऊपर कंपेटिटिव रखी गई है, जो दूसरे चैनल के एमडीज को मिलती है, जो दूसरे लोगों को। हाँ, वो काम नहीं करेंगे, वो घर जाएंगे। वो प्रॉमिस प्लान जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया है, जिसपे काम ऑलरेडी हो रहा है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, लोग घर जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, इस दफा कोई बंदा हमने नहीं रखा। एंकर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, आपके यहाँ भी चेंज होते हैं, वो आएंगे, वो जाएंगे, कहीं पे बेहतर जॉब में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लोगों को हम राइट साइज करेंगे, इदारे को राइट साइज करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आवाम से पैसा लिया जाएगा वो इसी स्ट्रक्चर में पीटीवी के इस्तेमाल होगा जो ऑलरेडी है, जिस पर इमरान खान खुद तनकीद करते रहे कि 35 रुपये क्यों लिए जाते हैं, अब 100 रुपये जो है वो कंज्यूमर से लिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।